नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। देश भर में कड़ी सुरक्षा इंतजामों के बीच पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे के बाद तक समाप्त हुआ। दिन भर मतदान के लिए कई राज्यों में लोगों की लंबी कतारें देखी गई। हर वर्ग के लोगों ने मतदान में उत्साह दिखाया, लेकिन बात करें अगर मतदान प्रतिशत की तो लगभग 60% के आसपास मतदान हुआ, जिसका फाइनल आंकड़ा अभी आना बाकी है। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतदान 77.57% के साथ पश्चिम बंगाल में हुआ। कुछ जगहों को छोड़कर अगर बात की जाए तो मतदान की तो शांतिपूर्ण जरूर रहा, लेकिन इस बीच मतदान के दौरान मणिपुर में हिंसा की घटना सामने आई। कई बूथों पर फायरिंग की गई, जिसके बाद से 5 बूथों पर मतदान की प्रक्रिया भी रुकवानी पड़ी। वहीं बंगाल के कूच बिहार में पथराव की खबर सामने आई, जिसमें बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल हो गया। वहीं उत्तराखंड में भी कुछ जगहों पर लोग चुनाव का बहिष्कार करते हुए नजर आए। कुल 12 केंद्रों में लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया, जहां पर चुनाव आयोग के मनाने पर भी लोग नहीं माने। सड़क सहित तमाम मुद्दों के चलते लोगों ने अपनी नाराजगी जताई और कई जगहों पर तो बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए भी लोग अड़े दिखे। लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह बनता है कि अगर मतदाताओं की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो पार्टियों के लिए भी ये आगे जाकर परेशानियां खड़ी कर सकता है। जनता का विरोध राजनीतिक पार्टियों को झेलना पड़ सकता है। तो लोकसभा चुनावों के आगाज के साथ ही पहले चरण का मतदान आज हुआ। 21 राज्यों के 102 सीटों पर यह मतदान हुआ और लंबी लंबी कतारें सुबह से ही जो है आपको बता दें कि पोलिंग बूथ पर मिली, जहां पर बुजुर्गों में खासा उत्साह दिखा और युवाओं में लगभग जो है मत प्रतिशत की अगर बात करें तो अभी 60% के आसपास का बताया जा रहा है, लेकिन ये प्रतिशत अभी बढ़ सकता है क्योंकि जब एंट्री बंद हो जाती है उसके बाद से जो लाइन में लगे लोग होते हैं उनके मत का की आंकना जो होती है, उसके मत का जो आंकड़ा होता है वो थोड़े समय बाद आता है। लेकिन ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे जो आज दिन भर की है, जहां पर मतदान हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लिया। 102 सीटों पर मतदान होना था, जिसमें कई हाई प्रोफाइल सीटें भी थी, चाहे मुजफ्फरनगर की बात करें, पीलीभीत की बात करें, उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें जो थी वो हाई प्रोफाइल सीटें थी, जिसमें कड़ा मुकाबला था, कड़ी टक्कर थी। उसके बाद से अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो किरेन रिजिजू की हाई प्रोफाइल सीट थी। नागपुर से हम बात करें तो जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनकी हाई प्रोफाइल सीट थी। तो 102 सीटों पर कुल ये मतदान आज हुआ, जिसमें बुजुर्गों का भी खासा सहयोग यहां पर देखने को मिला, जैसा कि तस्वीरों में हम आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन मतदान प्रतिशत की अगर बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा राज्यों के हिसाब से बात की जाए तो राज्यों में पश्चिम बंगाल सबसे आगे रहा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल सबसे आगे निकलते हुए 77% से ज्यादा मतदान यहां पर हुआ और साथ ही अंडमान निकोबार की बात करें तो 56.87% रहा। अरुणाचल की बात करें तो 65.79% रहा। असम में 71.46% रहा। बिहार की अगर बात करें तो लगभग 48% यहां पर मतदान प्रतिशत रहा। छत्तीसगढ़ में एक जो है एक लोकसभा सीट में होना था बस्तर पर, वहां पर 63% के आसपास मतदान हुआ। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो 65% के आसपास हुआ। लक्षद्वीप की बात करें तो 60% के आसपास हुआ। मध्य प्रदेश की हम बात करें जहां पर 6 लोकसभा सीटों पर आज चुनाव यानी मतदान हुआ, तो वहां पर 63% के आसपास लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं तो 55% ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। मणिपुर की जहां पर बात करते हैं तो मणिपुर में हिंसा की घटना भी देखने को मिली। 5 पोलिंग बूथ तो ऐसे थे जहां पर फायरिंग के चलते हुए मतदान की प्रक्रिया रोकनी पड़ी। तो ये बड़ी खबर है जो, और इसके बाद से आपको बता दें कि मेघालय की अगर बात हम करते हैं तो 73% यानी 74% के आसपास जो है मतदान का प्रतिशत यहां पर रहा। वहीं मिजोरम की जहां बात की जाए तो 54% के आसपास यहां पर लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। नागालैंड की हम बात करें तो ये वो है सीटें हैं जो जिन राज्यों में एक सीटें ही लोकसभा की है। नागालैंड में 1 सीट है, तो यहां पर 60% के आसपास लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। पुडुचेरी की बात करें तो 73% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया, यानी 73% वोट यहां पर पड़े हैं। तो ऐसे ही जो है सिलसिलेवार आपको बता रहे हैं जहां पर आज पहले चरण का मतदान हुआ है और मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन कुछ जगहों से अप्रिय घटनाओं की खबरें भी सामने आई। तो लगातार आपको सिलसिलेवार खबर बता रहे थे कि किस राज्य से किन सीटों से क्या मत प्रतिशत रहा। तो इसी कड़ी में आपको बता दें कि
राजस्थान की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 51% ही यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत रहा, जो अब तक के मुकाबले जितने भी आपको आंकड़े गिनाए गए हैं लगभग सभी से कम है। वहीं सिक्किम की अगर हम बात करते हैं तो 68% के आसपास यहां पर मतदान का प्रतिशत रहा। तमिलनाडु में सभी सीटों पर मतदान हो चुके हैं। तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल ऐसे राज्य हैं जहां पर आज सभी सीटों पर जितनी जितनी सीटें यहां पर हैं, अगर उत्तराखंड की बात करें तो 5 सीटें हैं, सभी सीटों पर आज मतदान हुआ। और हिमाचल की बात करें तो 4 सीटों पर मतदान हुआ। तमिलनाडु की बात करें तो 39 सीटें यहां पर हैं, उन सभी सीटों के लिए मतदान आज यहां पर हुआ है। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। कमल वाधवान जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी है। ओंकार सिंह जी प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल कमल जी आप ही से शुरू करते हैं। मतदान की प्रक्रिया जो पहले चरण की थी संपन्न हो चुकी है। 60% के आसपास बताया जा रहा है। हालांकि ये आंकड़ा अभी बढ़ने की संभावना है, लेकिन कुछ खबरें जो सामने आई, मणिपुर से सामने आई, उत्तराखंड से सामने आई और बंगाल से सामने आई। मणिपुर में तो फायरिंग हुई, कई सारे बूथों पर जो है मतदान की प्रक्रिया ही रुकवानी पड़ी। तो ये क्या दर्शाता है? देखिए, लोकसभा के अंदर ये सोचा है। नमस्कार प्रवक्ता भाइयों का नमस्कार, और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा माफ कीजिएगा कमल हांडा जी, ये सवाल मेरा कमल वाधवान जी से था। हांडा जी आपके पास आऊंगी। दरअसल आज नाम एक जैसा हो गया तो इसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। ये वाधवान जी से, उसके बाद कमल हांडा जी आपके पास आऊंगी। तो बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से जो हिंसक घटना हुई है, और निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि मुझे लगता है कि बहुत से संवेदनशील और अति संवेदनशील जो इलाके थे वहां पर ही ये सारी चीजें देखने को मिली हैं। हालांकि मिजोरम में पीछे भी जिस प्रकार से चीजें देखने को मिली, तो मुझे लगता था कि यहाँ मुझे चुनाव आयोग को वहां सख्ती से पेश आना चाहिए था। और क्योंकि लगातार वहां हिंसक घटना की सूचना भी थी, जो जानकारी मिल पा रही थी विभाग को, लेकिन उसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि परसेंटेज जिस प्रकार से 75 का एक अनुमान जो अपना चुनाव आयोग लगा रहा था, वहां आंकड़ा पहुंचते हुए अभी मुझे लगता है कि 5% जो है वो कम है, जो एक आंकलन किया गया था। तो निश्चित तौर पर कुछ चीजों की घटनाएं जो हुई है वो निंदनीय है, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज जनता कहीं ना कहीं अवेयर है, जागरूक है। लेकिन जब उसके अंदर राजनीतिक चीजें घुस जाती हैं तो निश्चित तौर पर वहां आके कोई दिक्कतें आती हैं, तो वहां ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और कुल मिलाकर अब मैं ये कहूं कि जो पहला चरण था मतदान का वो पूरा हो चुका है, और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो अगले चरण बचे हैं, 6 चरण और हैं, वहां चीजें मुकम्मल होंगी और चुनाव आयोग भी वहां से संज्ञान लेगा। यहाँ जो कमियां रही हैं वो कमियों को दुरुस्त करेगा, और निश्चित तौर पर आने वाले जो चरणों में चुनाव हैं वो बेहतर तरीके से चुनाव करवाएंगे। और सभी राजनीतिक दलों से भी मेरी अपील है पर्सनल कि मत का इस्तेमाल सही तरीके से हो, वहां राजनीति किसी भी तरह की ना हो, ऐसी अपील मैं भी करता हूँ। चलिए ठीक है। राकेश शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी। राकेश जी, सवाल अब आपसे लेना चाहूंगी। 102 सीटों पर मतदान हुआ। जो प्रतिशत चुनाव आयोग के द्वारा तय किया गया था, जिस लक्ष्य को छूने की कोशिश की गई थी, उससे कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा सीटों पर आज ही चुनाव थे। तो क्या ये निराशाजनक बात नहीं है? आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही राकेश जी, शायद म्यूट आप हैं। ज्योति जी, सबसे पहले लोकतंत्र के इस महापर्व की सभी को शुभकामनाएं। जैसा कि आपने देखा होगा, सुबह से ही जब मतदान शुरू हुआ तो बड़े बड़े हमारे नेता, चाहे वो किसी भी दल से हों, सबने सुबह जल्दी मतदान किया। पहले मतदान फिर जलपान, और एक ये मैसेज देने के लिए किया कि जैसे राष्ट्रीय संघ के हमारे प्रमुख माने मोहन भागवत जी ने अपना पहला वोट डाला, नितिन गडकरी जी ने वोट डाला, और भी अन्य अन्य नेताओं ने, सभी पार्टियों के दलों के नेताओं ने सुबह सुबह जल्दी वोट डाला। ये मैसेज देने के लिए कि जागरूक मतदाता भी उनको देखकर वोट डालें। और ये प्रयास सभी का रहता है, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती से भी इसी है, खूबसूरती भी इसी से है कि मतदान बढ़े और अधिक से अधिक लोग मतदान के लिए निकले। लेकिन अलग अलग गैर राजनीतिक संगठन भी, राजनीतिक संगठन भी जी बढ़ता हुआ दिखा नहीं है। जिन राज्यों में सभी सीटों पर थे, उन राज्यों का जो मत प्रतिशत है वो काफी कम है। तमिलनाडु की बात करें हम, 60 भी नहीं पहुंचा। बढ़ना चाहिए था, सभी लोगों ने प्रयास भी किया है, परंतु बढ़ा नहीं, ये चिंता का विषय है। ये बात ठीक है।
परंतु फिर भी कोशिशें सभी ने मिलकर की हैं, राजनीतिक दलों ने भी की हैं, गैर राजनीतिक संगठनों ने भी की हैं और चुनाव आयोग ने भी ये प्रयास किया है, सुविधाएं भी दी हैं, कोशिश भी की है कि ये मतदान बढ़े। और हम आगे भी जो अगले जो चरण बाकी हैं उनमें हम सब लोग करेंगे प्रयास कि मतदान बढ़ना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र की मजबूती के लिए जब मतदाता घर से बाहर निकलेगा, मतदान करने के लिए निकलेगा, तभी हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। और उसके लिए जरूरी भी है कि मतदाता बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग करे। चलिए ठीक, राष्ट्र के हित में, राष्ट्र के विकास के लिए, देश के विकसित बनाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि अगर आप किसी भी, आपका व्यक्तिगत मत कहीं भी देना हो, परंतु आपको घर से निकलना चाहिए, निकलना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जब भी जो भी विचार आप जो चाहते हैं, जो भी सरकार से आप चाहते हैं। आता है राकेश जी, उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो आज बहुत अच्छे से कवरेज वहां पर की थी हमने, एक एक सीट की जानकारी लोगों को दी थी, लेकिन उस बीच निकल करके ये सामने आया कि 12 केंद्र ऐसे थे जो खाली दिखे, लोग पहुंचे ही नहीं। जब लोगों को मनाने की कोशिश की गई चुनाव आयोग द्वारा, तो लोगों का कहना था कि भाई सिर्फ चुनाव में नेता आते हैं, वोट मांगते हैं और चले जाते हैं। रोड जैसी मूलभूत सुविधा जिसके लिए गांव वाले सालों से परेशान हो रहे हैं, उसको पूरा नहीं किया जाता है, जिसके चलते बहिष्कार कर रहे हैं। 12 केंद्र, समझ रहे हैं आप, 5 सीटों वाला राज्य है उत्तराखंड, 12 पोलिंग बूथ उसमें लगभग खाली दिखे, 8 मत, 7 मत, 5 मत ऐसे लोग वहां पर पहुंचे। ज्योति जी, मैं तो ये कहूंगा कि खाली उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में कहीं भी ये स्थिति नहीं होनी चाहिए, बहिष्कार की नौबत नहीं आनी चाहिए। और बहिष्कार हुआ, क्या कारण रहा, अलग अलग जगह हमने देखे, हर चुनाव में सब जगह कहीं ना कहीं कोई एक गांव बहिष्कार कर देता है, कहीं 2 गांव कर देते हैं। परंतु स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यही है कि हम अपने मत का प्रयोग करें, बूथ तक जाएं, अपने वोट को डालें। और विकास तो निश्चित तौर पर होता ही है, हुआ ही है, बहुत कुछ बदला है 2014 के बाद, उससे पहले भी विकास हुआ है। 2014 के बाद सरकारों ने खूब काम किया है, बदलाव आया है, बदलाव दिखता भी है। और अगर ऐसा कुछ जगह हुआ है तो ये ठीक बात है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि बहिष्कार की हुआ है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रही है, तो उस कमी को ठीक भी करना चाहिए। और ये स्थिति एक प्रदेश में नहीं है, कई प्रदेशों में हुआ है, पहले भी हुआ है, परंतु ये कहीं भी नहीं होना चाहिए, चाहे सरकारें किसी की भी रहे, चाहे वहाँ भाजपा की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे, चाहे किसी क्षेत्रीय दल की रहे। बिल्कुल, अगर ये स्थिति आती है, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि ये चीजें नहीं आनी चाहिए, परंतु मैं ये भी कहूंगा कि मतदाता को भी चाहिए कि आपके मत में, आपके वोट में बहुत ताकत है। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जब आपने वोट 2014 में जब वोट दिया था, उसके बाद आपके वोट की ताकत को आपने पहचाना है। आज भारत इतना मजबूत हो गया कि घर में घुस के मारने का काम करता है। आज भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, ये आपके वोट की तो ताकत है। तो अपने मतदाताओं को अपने वोट की ताकत को पहचानना चाहिए और वोट की ताकत से ही आप बदलाव ला सकते हैं। उसके अलावा उम्मीद करते हैं बाकी के बचे हुए 6 चरणों में मतदाता अपने मत का प्रयोग भरपूर तरीके से करेंगे, इस तरीके से जो है मत प्रतिशत घटे ना, यही कामना हम भी करते हैं और प्रयास भी करते हैं। हमारे साथ ओंकार सिंह जी बने हुए हैं, प्रवक्ता इनेलो। ओंकार सिंह जी, मत प्रतिशत में थोड़ा बढ़ोतरी देखने के बजाय एक जो डाउनफॉल है वो देखा जा रहा है। 75% का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन पहले चरण में जहां पर 102 सबसे ज्यादा सीटों पर मतदान होना था, वहीं पर थोड़ा सा निराशाजनक ये है। तो क्या सीख लेंगे, क्योंकि छठे चरण में चुनाव है हरियाणा में, तो ऐसे में कितनी तैयारी आपको किस तरीके से करनी पड़ेगी कि लोग आए बाहर, अपने मत का प्रयोग करें? ज्योति जी, लोकतंत्र की सफलता तो वोटिंग के अधिकार पर डिपेंड करती है, लेकिन जनता में देखता हूँ, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। 2014 के बाद जनता में एक नकारात्मक सोच आई है नेताओं के प्रति। ये 2014 से पहले नहीं थी। मेरे भाई ख्याल से 2014 के बाद हम घर में घुसकर मारने की क्षमता रखते हैं। जरा ये बताएंगे किसको घर में घुस के मारेंगे? इन्हीं बातों की वजह से ये नेताओं के बड़बोले बोल है जो ये जनता में एक नकारात्मक सोच पैदा करती है। आज जनता कहीं ना कहीं नेताओं को ना दूर से देखती, जब गाड़ी जब हॉर्न बजाती हुई जाती है ना, तो लोग एक एक क्विंटल की गाली निकालते हैं नेताओं को। ये क्या हुआ? क्योंकि ये आज जो परिस्थितियां हैं, मुख्य तौर पे बीजेपी इसके लिए दोषी है, क्योंकि बीजेपी ने कहीं ना कहीं सांप्रदायिक एकता पर खटास उतारा इसमें। आज अगर माहौल में खराबी आई है, उसके लिए मुख्य दोषी बीजेपी है।
आज जात पात और धर्म की राजनीति के ऊपर इसमें लेके जैसे जनता को बांट दिया वो हमारे सामने आता है। राजनीतिक परिचर्चा में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। विपक्ष भी अपना होता है, पक्ष भी अपना होता है, कभी ये पक्ष कभी वो विपक्ष, ये चलता रहता है। लेकिन ये पहली सरकार मैंने देखी, इन्होंने ईडी सीबीआई का प्रयोग, इनकम टैक्स का प्रयोग किसी एक बीजेपी के नेता के ऊपर अगर किया हो, एक के ऊपर, तो मेरे को जरूर बताएं क्या सारे बीजेपी के नेता दूध के धुले हुए? हाँ, एक वॉशिंग मशीन जरूर है इनके पास, जो वॉशिंग मशीन बड़े से बड़े अपराधी को धोकर बिल्कुल क्लीन निर्मल साफ सफेदी अपराधी की आ जाती है। हाँ, लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में है कि लोग अपने मत का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें, लेकिन यहाँ सरकार की कोशिश नहीं है। आप देखिए, आज जो नए वोटर बने हैं, जहाँ जो वोटर शिफ्ट हो गए हैं, सरकार ने कोई खास कैंपेन नहीं चलाया उन वोटरों की वोट बनाने के लिए। जहाँ सरकार को अपना मतलब है वहां तो घर भी आ जाएंगे वोट लेने के लिए, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की वोट ऐसा सिस्टम हो जाना चाहिए, चाहे मोबाइल से अटैच हो जाए, चाहे आधार कार्ड से अटैच हो जाए। आज हम एक बटन दबाते हैं, हमारे करोड़ों रुपए का लेन देन दुनिया के किसी नुक्कड़ पे भी हो सकता है। लेकिन क्या हम वोट के अधिकार को अपना आधार कार्ड रजिस्टर करके मोबाइल से रजिस्टर नहीं कर सकते? सब कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार को मालूम है कि वोट परसेंटेज ज्यादा जाएगा तो इनके दावों की हवा खुल जाएगी। ये कहते हमने बहुत काम किया, कोई एक दो काम मेरे को गिनवा दे। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, ओंकार सिंह जी, कि ये जो वोट प्रतिशत घट रहा है इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? सरकार चाहती नहीं कि वोट प्रतिशत बिल्कुल सरकार जिम्मेवार है ज्योति जी, इसके लिए आप जिम्मेवार नहीं हो, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मैं कितने के लोगों को जागरूक कर लूंगा? ये तो सरकार का काम है लोगों को जागरूक करना, लेकिन सरकार इस मामले में कोई काम नहीं करती। ओंकार सिंह जी, डिजिटलीकरण होना चाहिए आप ये कह रहे हैं मतदान का? देखिए, क्या दोबारा बोल रहे हैं ज्योति जी? ये डिजिटलीकरण की बात आप कह रहे हैं कि डिजिटलीकरण होना चाहिए? बिल्कुल डिजिटलीकरण भी होना चाहिए, खिलाफ हो जाते हैं। सरकार को खुद चाहिए, सरकार को भी तो मालूम है 40% वोटिंग का अधिकार प्रयोग ही नहीं करते। आप देखिए कितनी मंदभागी स्थिति है। लेकिन एक बड़ी जनसंख्या वो भी तो है ना जो डिजिटल का यूज करती ही नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो 40-50 से ऊपर के व्यक्ति हैं हमारे समाज में, वो मोबाइल का यूज नहीं करते हैं तो सिर्फ फोन उठाने के लिए। यही चीज जब मैं चैनल पे बैठ के बोलता हूँ कि हरियाणा सरकार ने पोर्टल कर जनता को दुखी कर दिया, तो मेरे बीजेपी के प्रवक्ता साथी इसका जवाब देते हैं आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है, तो ये चीज यहाँ पे भी तो यूज कर सकते हैं। ये पोर्टल करके हरियाणा की जनता को लाइन में लगा दिया, परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी आईडी, पता नहीं कितनी समस्याएं। चलिए, तमाम सारे सवाल आपने दागे ओंकार सिंह जी, इनका जवाब मैं लूंगी राकेश जी आपसे, लेकिन उससे पहले हांडा जी, जो स्थिति आज की रही वो थोड़ा सा निराशाजनक इसलिए थी क्योंकि जिन राज्यों में सभी सीटों पर मतदान हुआ है वहां का पिछले बार की अपेक्षा कम रहा। चाहे उत्तराखंड की हम बात करें 60% भी सही से नहीं पहुंचा, तमिलनाडु की बात करें वहां भी 60% नहीं पहुंचा। तो ये एक निराशाजनक बात तो है ही है, साथ ही पार्टियों के लिए भी ये खतरा है आगे। जी ज्योति जी, आपका नमस्कार। प्रवक्ता भाइयों का नमस्कार। आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। रात नहीं ख्वाब मिलता है, रात नहीं ख्वाब मिलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, क्योंकि किस्मत चाहे बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। हुकूमतों में अब ये गीत दोहराया जाएगा, हुकूमतों में अब ये गीत दोहराया जाएगा, जिसमें कत्ल होते देखा है वो मारा जाएगा। तो ये आप जो वोट प्रतिशत की जो बात कर रही है, ये कम हो गया, नेचुरल बात है कि जनता में निराशा है, उनको उम्मीद नहीं, क्योंकि 10 सालों से वो भाजपा को देख रही है जो सरकारें तोड़ती गिराती है, खरीद फरोख्त करती है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके दूसरे पार्टी के नेताओं को अपने अंदर घसीट लेके आती है। यहाँ तो इनके साथ मिल जाए तो ठीक है, उनको बेल मिल जाएगी, चंदा वसूली भी करेंगे। एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट हो गया है ना, ईडी इज नो मोर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ठीक है, चंदा वसूली करेंगे ये, या उसको नहीं आएगा तो जेल भेजेंगे, जेल नहीं भेजेंगे तो फिर अब जैसे रेड्डी ब्रदर्स को उन्होंने बेल दे दी कमर दर्द के ऊपर, बाकी कोई कितना कोई बीमार हो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी, आपने कुछ बातें तो बता दी ज्योति जी कि हाँ वोट परसेंटेज जो है घटा है, बढ़ा नहीं है, जो कि वाकई में चिंता का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इन्होंने कहा, भाजपा के प्रवक्ता ने लोकतंत्र नहीं थोकतंत्र बना दिया आपने। लोकतंत्र तो आपने छोड़ा ही नहीं है, बोलने ही नहीं देते किसी को, जो बोलेगा जो सवाल करेगा। आज तक आपका ने प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो तो बता दीजिए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। हमारे मनमोहन सिंह जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में 171 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करी थी।
ठीक है। और मैं बताना चाहूंगी कि आप जो इसको महापर्व कह रहे हैं, लोकतंत्र के जो चुनाव हो रहे हैं, और आप 400 पार के नारे दे रहे हैं, तो ये महापर्व नहीं है, महाहिंसा पर्व है और यह महामक्कारी का पर्व है भाजपा के होते हुए। क्योंकि मैं कुछ घटनाएं आपको भी बताना चाहूंगी, कहेंगे तो वीडियो भी दिखा दूंगी मेरे पास। केरला में 4 मशीनों में, ज्योति जी आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगी। पहले तो ये कहना चाहूंगी, लोग बहुत सोच समझकर वोट दें। देश को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र बचाना है। बहुत सोच समझकर वोट दें और किसी के बहकावे में मत आए। खास करके भाजपाई जो बड़ी ऊंची मतलब बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, 2 करोड़ नौकरी की, 15 लाख रुपए देने की, किसानों की आय दुगनी करने की, उसके झांसे में ना आए। दूसरी बात, मैं कुछ बातें आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि पीलीभीत में बूथ कैप्चरिंग हुई, क्योंकि वेस्टर्न यूपी इनके लिए सबसे ज्यादा खतरे का वो था। इनको लग रहा था कि वेस्टर्न यूपी में जाट भी है और भी बहुत से लोग हैं जो इनके बहुत सख्त खिलाफ हैं। तो यूपी में वहां पर हुई फर्जी वोट भी डाले गए। उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने शिकायत भी की उसको, चुनाव आयोग को। लेकिन चुनाव आयोग तो गुलाम है प्रधानमंत्री का, वो मुंह में दही जमा कर बैठा हुआ है। दूसरी एक बात, केरल की 4 मॉक ड्रिल चल रही थी, 4 मशीनों में उन्होंने जब बटन दबाया तो भाजपा की पर्चियां निकली। और एक जगह पर बताना चाहती हूँ मैं, केरला के सिवा अभी भिंड में, आप कहेंगे भिंड की तो मेरे पास वीडियो भी है। भिंड में उन्होंने जब वो किया, बटन हाथी पर दबाया, पर्चियां निकली कमल की। उन्होंने शोर मचाया तो 17-18 अधिकारियों को इन्होंने सस्पेंड कर दिया, शायद आई वॉश है वो, ये दोबारा वापस बहाल कर दिए जाएंगे। 400 पार के नारे इसीलिए देते क्योंकि इनको पता इन्होंने बेईमानी, मक्कारी, धूर्तता करनी है। 400 पार के फिर तो 543 से भी आप आगे जा सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन चुनाव जो है ना, आप लोग 5 सेकंड ज्योति, मुझे बात पूरी करने दीजिए। चंडीगढ़ मेयर का जो चुनाव हुआ, इतना छोटे से चुनाव में जो इतनी घपलेबाजी कर सकता है, जो पार्टी इतनी घपलेबाजी कर सकती है जीतने के लिए, फटाफट क्या उनकी नकल उतार के बताइए भगवंत मान जी ने, तो आप क्या नहीं कर सकते। सारी संस्थाएं, स्वायत्त संस्थाएं तो आपके काबू में है। इलेक्शन कमीशन में सुनिए तो एक बात तो मेरी सुन लीजिए, तो किसको करता? हांडा जी जी ओंकार सिंह जी कहते हैं कि डिजिटलीकरण की आप बात करते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि मोबाइल से कनेक्ट कर दो, आपके आधार कार्ड को सीधे वोट पड़ जाए। एक तरफ ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, फिर फर्जी नामा होगा तो इधर भी होगा उधर भी होगा, वो और आसान हो जाएगा। मोबाइल से भी होगा तब भी ये घपले करेगी भाजपा। इनलिए किसी भी हालत में इनको सत्ता में रहना वो है, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, देश बर्बाद होता है होए, चाहे ना घुसता है घुसे। लेकिन इसको लेकर के सुनिए ना, आप इधर उधर की बात कर रही हैं, जो जहां भी अलग अलग राज्यों की बात कर रही हैं, लेकिन तमिलनाडु की जब बात करते हैं या फिर केरल की बात करते हैं तो ये लोग कहते हैं कि अगर हमें घपलाई करना तो हम वहां भी करेंगे। तो किया होगा मैडम ज्योति जी, आप इस चीज को, इनको ये शरीफ पार्टी नहीं है, ये तो क्या बोलूंगा विज्ञान जासूस। तेलंगाना में आपकी सरकार बनती है तब ये कहते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार बनती है तब वो सवाल नहीं उठाती ईवीएम पे, लेकिन जब बीजेपी की सरकार बनती है तो वो सवाल उठाने लग जाती है। अभी मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए ना, चंडीगढ़ मेयर का चुनाव भी आपके सामने, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे ज्योति जी? मैं आप ही से सवाल पूछती हूँ मैं। चलिए ठीक है, चर्चा करेंगे, समय की भी थोड़ा सा कमी है। 400 पार कैसे, क्या ये भगवान है जो बोल देंगे 400 पार हम कर रहे हैं? अब वो समय बताएगा, देखिए वो समय बताएगा, वो किसी के कह देने से नहीं कह देने से कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला, ये समय बताएगा। राकेश जी आपके पास आऊंगी मैं इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए। 5 सेकंड और दीजिएगा प्लीज। ये इन्होंने कहा भाजपा के प्रवक्ता ने कि जनता के वोट में ताकत है, तो अगर ताकत है तो फिर उनके साथ धोखा क्यों कर रहे हैं आप? उनके साथ क्यों आप वोटों को इधर करिए, क्यों बूथ कैप्चरिंग करिए आपने पीलीभीत में, जहाँ पर आपका नया वो खड़ा हुआ है, आपका एमपी का कैंडिडेट खड़ा हुआ है। हांडा जी समय की थोड़ा सा कमी है। केरला में भिंड में आप उसका भी बता दीजिए। ठीक बताएंगे सारे सवाल उनसे लूंगी मैं, सारे सवाल लूंगी उनसे मैं। हांडा जी सुनिए, थोड़ा समय की पाबंदी होती है और लोगों को समय देना होता है। कमल जी तीनों का आप सुन रहे थे, अलग अलग मत है, अलग अलग तरीके की बातें हैं। डिजिटलीकरण पे आपसे कमेंट में जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले क्या सीखने की जरूरत है? आज जो कुछ भी हुआ पार्टियों को क्या सीखने की जरूरत है, क्या कुछ करने की जरूरत है? आरोप लगा सकते हैं इस प्रकार के, लेकिन ये कुछ चीजें हैं, अपना व्यक्तित्व देखना चाहिए, पार्टियों को अपने एजेंडे देखने चाहिए, और निश्चित तौर पर अगर कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट पार्टियों की है हिंसा भड़काने में तो बड़ी निंदनीय है, बड़ी शर्मसार है। और मेरा मानना यह है कि जिस प्रकार से ये हिंसा हुई है, हर इलेक्शन में हम देखते हैं कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें रहती हैं, लेकिन इसका सुधार के लिए व्यापक प्रबंध होने चाहिए। हमारे इलेक्शन कमीशन को इस पर पूरा
मुझे लगता है कि रूपरेखा बनाकर पूरी मीटिंगें लेकर और एक खाका तैयार करना चाहिए कि इसका सुधारीकरण कैसे हो सकता है, ऐसी भविष्य में घटनाएं ना हो, उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर इस पर काम करने की अभी जरूरत है, अभी जरूरत है। और इसके अलावा जो तकनीक की बात है और ई वोटिंग की बात हो रही है जिस प्रकार से, देखिए ईवीएम भी एक इलेक्ट्रिकल एक सिस्टम है हमारे देश में जिससे वोटिंग हो रही है। हालांकि इन्होंने बोला सिंह साहब ने कि ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए कि बढ़िया व्यवस्था बन जाए। तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी हमारे देश की सरकार को, जो भी सरकार बने, उसके लिए व्यापक प्रबंध करने होंगे और ऐसा सिस्टम इंडिया के अंदर हो ताकि हर वोट अच्छे तरीके से, फेयर तरीके से पड़ सके, वो सुनिश्चित हो। तो ऐसी चीजें होनी चाहिए। जो चीजें होती है कमल जी, उसमें ग्लिच तो आते रहते हैं और जैसा कि बताया, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि तब तक इसके लिए बहुत से होमवर्क करने की जरूरत है। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर हमारी कंपनियां बनाती हैं तो उसको ट्रायल बेस पे रखा जाए, पहले ट्रायल बेस पे रखा जाए। अगर उसके अंदर त्रुटियां आती हैं तो वो त्रुटियों को दूर किया जा सकता है, लेकिन बेहतर तरीके से। अभी नेटवर्क की बात है, सबसे पहले तो हमारे देश में नेटवर्क पर काम करने की जरूरत है। और उसके बाद जिस प्रकार से पोर्टल का जिक्र हुआ था, तो निश्चित तौर पर पोर्टल एक अच्छी पहल है, मैं मानता हूं होना चाहिए, लेकिन उसकी विसंगतियां जो हमारे सामने हैं, वो एरर है, उसको दूर करने के लिए हमारे क्या प्रयास हैं, उस पर कितना काम हुआ है, उसका जवाब भी जो सत्ताधारी पार्टी है उसको देना चाहिए। बिल्कुल कमल जी, समय की थोड़ा सा पाबंदी, यहाँ पर ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, तो जल्द लौटेंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने सपने साकार करना चाहते हैं, लेकिन सपने उन्हीं के साकार होते हैं जो कड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने में एक बार, 2 बार या फिर 3 बार फेल हो जाते हैं और उनका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, वो किसी नई राह की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन आपने वो चींटी की दीवार पर चढ़ने वाली कहानी सुनी होगी। दीवार से कई बार गिरने के बाद भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार दीवार पर चढ़ ही जाती है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी मैं आपको सुनाता हूं, कर्नल हार्लैंड सैंडर्स की। वो अपने जीवन में कई बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने अपने सपने को नहीं छोड़ा और आखिरकार जीवन में देर से ही सही अपने सपने को साकार किया। सैंडर्स ने जीवन में कई बार खुद का कारोबार करने की कोशिश की, लेकिन हर बार फेलियर ही हाथ लगी। उन्होंने 40 साल की उम्र में चिकन बेचना शुरू किया। एक रेस्तरां का उनका अपना सपना था जो कई बार संघर्षों के बाद भी नहीं चल पाया। कई बार तो उनके विरोधियों के कारण, उनके कंपटीटर्स के कारण उनका रेस्तरां ठप हो गया। फिर भी सैंडर्स ने हार नहीं मानी और हर बार नई शुरुआत की। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी देने की कोशिश की। मंजूरी से पहले उनका नुस्खा 1009 बार कैंसिल किया जा चुका था, लेकिन वो हर बार नए उत्साह के साथ नया नुस्खा लेकर आए और आखिरकार उनका एक नुस्खा केंटकी फ्राइड चिकन दुनिया भर में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया, जिसे पूरी दुनिया आज KFC के नाम से जानती है। KFC का विश्व स्तर पर विस्तार हुआ और कंपनी को $2 मिलियन में बेचा गया। उनका चेहरा अभी भी KFC के ट्रेडमार्क के रूप में लगाकर उन्हें याद किया जाता है। किसी ने ठीक ही कहा है, जीतूंगा एक दिन, खुद से ये वादा करो, जितना सोचते हो कोशिश उससे ज्यादा करो। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मेहमान भी बने हुए हैं और चर्चा भी जारी है। राकेश जी, आपके पास आते हुए तमाम सारे आरोप जो है आप पर लगाए गए हैं, लेकिन एक बड़ी मांग आपसे की गई है, भाई इतने डिजिटलीकरण की आप बात करते हैं तो मतदान के लिए ऐसा क्यों नहीं करते? क्या वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्लान है वो इसी को लेकर है?
राकेश जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुझे सुन पा रहे राकेश जी आप? कमल जी अभी कह रही थी कि ईवीएम पर ये आरोप लगाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि जब ये जहां कांग्रेस की सरकार बनती है वहां ईवीएम ठीक कैसे हो जाती है? तेलंगाना में ईवीएम ठीक कैसे हो जाती है? हिमाचल में कैसे ठीक हो जाती है? पिछली बार इन्होंने राजस्थान में सरकार बनाई, कैसे ईवीएम ठीक हो गई? हकीकत तो ये है ज्योति जी कि इनको भारत की जो संस्थाएं हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, कोई भी संस्था हो, किसी भी संस्था को इनका विश्वास नहीं है इनको। आप बताइए, इन्होंने 356 का प्रयोग कितनी बार कांग्रेस ने किया? इन्होंने 1975 में इमरजेंसी लगाई, पूरे देश को आपातकाल बना दिया। इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद इन्होंने पूरे देश के अंदर सिखों का कत्लेआम किया। ये वही कांग्रेस तो है। ईवीएम पर दोष देने की बजाय इनको घोषित इमरजेंसी चल रही है, क्या करना चाहिए इनको? ये अपने संगठन को क्यों नहीं करते? चलिए, ये तो कांग्रेस की बात हो गई। आज देश क्या चाहता है? देश राष्ट्रवाद चाहता है, देश की तरक्की चाहता है। तुम लोग क्या चाहते हो? सुनिए, तुम्हारा एजेंडा, तुम्हारा जो सुनिए ज्योति जी जब ये बोल रही थी तो मैं चुपचाप मैंने इनको सुना। हांडा जी एक बार सुन लीजिए, आप पॉइंट नोट कर लीजिए जैसा कि आप हमेशा करती हैं, फिर उसके बाद से जवाब दीजिएगा। राकेश जी, सवाल मेरा एक दूसरा भी है। चाहता हूँ ये तो पुराने मुद्दे हो गए। ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ तो 10 पैसा पहुंचता है, परंतु 2014 के बाद जब जनधन के खाते खुले तब इन्होंने जनधन के खातों का विरोध किया। आज जब प्रधानमंत्री जी 2000 रुपए किसान के खाते में 6000 रुपए भेजते हैं तो 6000 रुपए ही पहुंचता है। इनकी तरह नहीं कि 1 रुपया भेजता हूं तो 10 पैसा पहुंचता है। और ये लोकतंत्र की बात करेंगे जिन्होंने 356 का दुरुपयोग। चलिए, बदलाव की जरूरत थी देश में, बदलाव की जरूरत थी देश में, आ गई बीजेपी। लेकिन अब की बात करते हैं, पुराने मुद्दे जो गए सो गए, अब की बात करते हैं। पुराने मुद्दे ये लोग कर रहे हैं क्योंकि इनके पास मुद्दा नहीं है। विपक्ष आपके पास 2 सीटें हुआ करती थी आईएएल के साथ। आज हालात क्या है? 2 सीटें हुआ करती थी, मत भूलिए। नहीं, मैं हरियाणा, आप ज्योति जी मैं हरियाणा की बात करूं, ये अपने टिकट डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पार्टी में अंदरूनी खींचतान है, संगठन में इनका कोई नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, नेतृत्व भी दिशाविहीन है। मेरा सवाल ये था अंदर से कमजोर हो चुके हैं। ये बढ़ते हुए भारत को भी देखना चाहते हैं। ठीक है, इनकी आस्था बढ़ते हुए भारत में नहीं है। और सारे लोगों ने भी आपको सवाल किया था राकेश जी। अभी इन्होंने कहा कि कहाँ घुसकर मारा। ठीक है, आपका गुस्सा जायज है, उन्होंने आरोप लगाया, आपने जवाब दे दिया। अब मेरी बात तो सुन लीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। जिन सैनिकों की वजह से हम आराम से सोते हैं अपने घर में, आप उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हो, उनके स्वरों पर प्रश्न चिन्ह उठाते हो। राकेश जी, इस मुद्दे पर हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं और आगे भी बात करेंगे समय आने पर। आप देश के सैनिक सुनिए राकेश जी, मेरा सवाल उठाई दें। ठीक है, मेरा सवाल तो सुन लीजिए कम से कम। लोकतंत्र की हत्या इंदिरा गांधी ने 1975 में की थी। चलिए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, आप दोनों रेस्ट कीजिए। आप जवाब देंगे नहीं होता है। जब भी बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता जोड़ा जाता है वो आपस में लड़ने लगते हैं, मेरे सवाल को जवाब ही नहीं देते। ठीक है राकेश जी, लौटूंगी आप दोनों हरियाणा ने आपने नौकरी बेचने का काम किया। झूठ का हरियाणा, लूट का हरियाणा आपने बनाया। पैसों के बल पर नौकरियां मिलती थी। आज पूरे हरियाणा के अंदर बिना पर्ची के नौकरी मिलती है। जब हरियाणा का युवा आप दोनों के पास कि तुम नौकरी लग गए। दिन भर चुनावी कार्यक्रम हुआ है, कहीं भी इस तरीके की बहस नहीं हुई। आप लोगों को सुनना होगा, एक एक करके बोलेंगे तो लोग भी आपको सुनेंगे। जब कमल जी बोलती है तो मैं चुप रहा। देखिए राकेश जी, आप दोनों से मैं कह रही हूँ, अगर आप एक एक करके बोलेंगे तो मैं भी आपको सुनूंगी, लोग भी आपको सुनेंगे, आप भी एक दूसरे को सुनेंगे। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप इस कार्यक्रम का मकसद नहीं है। इस कार्यक्रम का मकसद है कि हर पार्टी का जो भी प्रवक्ता बैठता है वो अपनी पार्टी की बातें रखे, अपने मुद्दे रखे, ताकि जनता आपको देख पाए, सुन पाए। लेकिन इस तरीके से अगर आप आपस में लड़ेंगे आरोप प्रत्यारोप के साथ तो कोई मतलब नहीं है। ज्योति जी आप बताइए, जब कमल बहन बोल रही थी, मैंने बीच में इनको डिस्टर्ब किया? हांडा जी, वही मैं आपसे कह रही हूँ, बार एक की बात पूरी हो जाती है तो आप अपने पॉइंट नोट कर लीजिए। वही आप भी कीजिए, वही आप भी कीजिए। ठीक है, मैं लौटूंगी, थोड़ा सा आप दोनों रेस्ट कीजिए। कमल जी आप ही से पूछूंगी मैं, ये जो ईवीएम की बात बार बार बीच में आती है,
लंबा समय आपने काम किया है। ईवीएम की बार बार जो बात बीच में आती है, एक तरफ बीजेपी कहती है कि भाई जब आप जीतते हो तब आप दोष नहीं लगाते हो ईवीएम पे, लेकिन जहां बीजेपी जीतने वाली होती है तब वहां आप पहले ईवीएम पे आरोप लगाने लगते हो। तो आप धरातल पर इसको कितना सही देख पाते हैं, कितना गलत देख पाते हैं, क्या होना चाहिए? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन मुद्दे के साथ साथ जिस प्रकार से जो विपक्ष इसको उठाता रहा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विचार करने की जरूरत है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम अपनी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं तो वहां भी विचार करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि एक हमारी इतनी बड़ी एजेंसी जो हमारा सारा इलेक्शन करवाती है, चुनाव आयोग जो है हमारा, उसके ऊपर सीधा सीधा सवाल उठता है। तो निश्चित तौर पर विपक्ष ये भी आरोप लगाता रहा है कि चुनाव आयोग जो है वो सरकारों की कठपुतली है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर इतने बड़े देश की एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है तो उस पर अगर तथ्य के आधार पर अगर कोई इल्जाम या कोई ऐसे आरोप लगे तो निश्चित तौर पर उस पर विचार होना चाहिए। अगर बेवजह कोई आरोप है जिसके कोई तथ्य नहीं है तो मुझे लगता है कि ऐसे आरोपों से बचना चाहिए, लगाने से बचना चाहिए, और ऐसा सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। तो निश्चित तौर पर समय समय पे बहुत सी चीजें आई, ईवीएम को लेके जाते हुए बीच में रोक लिया गया, ईवीएम की सेटिंग में दिक्कत की कुछ चीजें आई, ईवीएम खराब हो गई। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, वहां बहुत सी एरर की संभावनाएं संभावित रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर सीधा आरोप लगाना कि ईवीएम में फर्क है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर तथ्य हैं, तथ्यों के आधारित अगर कोई बात पलटी करती है तो निश्चित तौर पर हमारी जो एक प्रक्रिया है उस पर एक बॉडी है और इलेक्शन कमीशन है, वो अपनी बॉडी में रखकर और कहीं ना कहीं इस पर एक स्वतंत्र जांच किस बात पे हो जाए तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इनके जो सवाल हैं, जो विपक्ष के आरोप हैं, उसको भी विराम लग सकता है। हांडा जी, लौटूंगी आपके पास, लेकिन राकेश जी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि इनेलो वाले कह रहे हैं कि आप डिजिटलीकरण की बात कर रहे हैं तो मतदान को लेकर के क्यों नहीं डिजिटलीकरण करते? आप आधार कार्ड को जोड़िए उससे। ज्योति जी, आपने जो प्रश्न किया डिजिटलीकरण का, ये बात ठीक है, संभावनाएं रहती हैं, समय समय के साथ चीजें बढ़ती हैं आगे। पहले हम बैलेट पेपर से चुनाव कराते थे, बाद में ईवीएम से चुनाव हुआ, समय आएगा तो ये भी समय आएगा। परंतु मैं विपक्ष के साथियों को कहना चाहता हूं, बड़े ही इत्मीनान से आप सोचिए, आप हर चीज पर अगर ऐसे आरोप लगाएंगे, आप इलेक्शन कमीशन जो पूरे देश के चुनाव को कराता है, जो लोकतंत्र का प्रहरी है, आप उस पर आरोप लगाते हैं। आप जब केरल में जीतते हैं, आप जब हिमाचल में जीतते हैं, आप जब तेलंगाना में जीतते हैं, आप जब राजस्थान में जीतते हैं, तब आप आरोप नहीं लगाते। परंतु जब आपको हार आपके सामने खड़ी दिखती है तब आप आरोप लगाते हैं। अभी बहन ने कहा कि भाई ये कौन से ज्योतिषी जो कहते हैं कि हम 400 पार जाएंगे, हम 400 पार जाएंगे, उसका आधार है 2014 के बाद 2019 और 2024 10 साल का जो शासन है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर भारत की धाक बढ़ी है, जो हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, उसके आधार पर हम कहते हैं जिस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन चली है, जिस प्रकार से एयरपोर्ट का जाल बिछा है, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हुआ है, जिस प्रकार से जन धन के खाते, जिस प्रकार से किसान को किसान सम्मान निधि मिली है, उसके आधार पर और उस आधार पर कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के और पन्ना प्रमुख तक का हमारा मजबूत संगठन, वो हमारा आधार है। भारतीय जनता पार्टी का आधार है 365 दिन चलने वाली पार्टी है, 365 दिन चलने वाली पार्टी। हमारे पास कार्यक्रम है, हमारे पास कार्यकर्ता है। एक मिनट ज्योति जी, एक मिनट, हमारे पास कार्यक्रम है, हमारे पास कार्यालय है, हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास नीति है, हमारे पास नियत है, ये हमारा आधार है। हमारे पास राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हमारे पास पन्ना प्रमुख है। कांग्रेस बिना कितने सालों तक बिना राष्ट्रीय अध्यक्ष के रही, आज हरियाणा में कांग्रेस का संगठन नहीं है। सभी का आता है। राकेश जी, रोकूंगी यहाँ पर आपको, समय की थोड़ा सा कमी है। ओंकार सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हांडा जी आपके पास आऊंगी। ओंकार जी देखिए, मुझे 2-3 मिनट का समय दीजिए जरूर। पहली बात तो उन्होंने ईवीएम की बोला। देखो, ईवीएम कई बार संदेह की घेरे में आई। जापान ने पहले ईवीएम की जापान ने बैन कर दी। बहुत से विकसित देशों में, अमेरिका जैसे देशों में ईवीएम बैन है। चलो, आज हम इस मुद्दे पे नहीं बहस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसके दुरुपयोग की संभावना रहती है। और मेरे भाई ने एक बात पूछी थी कि जिन राज्यों में बीजेपी हारती है वहाँ ईवीएम पे दोष क्यों नहीं लगता है, उसका कारण मैं बताता हूँ। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य है जहाँ लोग इनका जूतों और डंडों से स्वागत कर रहे हैं, वहाँ अगर ये ईवीएम का प्रयोग करेंगे तो इनके नेता जीतने के बाद भी पिटेंगे वहाँ से, पंजाब में जीतने के बाद भी, क्योंकि उनको पता है
वोट तो जनता ने नहीं डाली, इसलिए ईवीएम का वहां दुरुपयोग का चांस नहीं रहता। दूसरी बात इन्होंने कही थी पर्ची और खर्ची की, पर्ची खर्ची बंद, अटैची का कर लो प्रबंध। आप देखिए हरियाणा सरकार के सचिवालय से 1 करोड़ रुपए कैसे मिले और किसके कार्यालय से मिले, ये इनको मालूम है। ये पर्ची खर्ची बंद करने वाले आज नौकरी ही खत्म कर दी इन्होंने। और मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी गारंटी देते हैं। ज्योति जी गारंटी किसकी दे रहे हैं? 5 किलो अनाज की। 5 किलो अनाज कितने का? 100 रुपए का। 82.5 करोड़ की जनता, मेरी माताएं बहनें बेटियां 3-3 घंटे लाइन में लगती है 5 किलो अनाज लेने के लिए। शर्म आनी चाहिए इन्हें। ये क्यों भिखारी बना रहे हैं हमारे को? हमारे को गारंटी दो रोजगार की, हमारे को गारंटी दो काला धन वापसी लाने की, हमारे को गारंटी दो उद्योग लगाने की, गारंटी दो भ्रष्टाचार खत्म करने की। इन लोगों ने सत्यानाश मार दिया। और एक से एक चीज कह के बात समाप्त करूंगा अपनी में। ये जब भी बात आती है ना बीजेपी वाले, ये इतने गंदे उकसाऊ हैं। ये 1984 की बात करती है। मैं सिख हूं, मैंने 1984 का दम झेला, मेरे परिवार ने झेला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं 1984 में दरबार साहब पे हमला करने के लिए किस पार्टी ने धरना दिया था, ये बताएं। कौन से नेता थे तुम्हारे वहां पे धरना देने के लिए जिन्होंने कांग्रेस को कहा कि आप यहाँ पे हमला कीजिए? अगर कांग्रेस दोषी है 1984 के लिए, बीजेपी उससे ज्यादा दोषी है। ये अपने आप को दूध का गुलाब बताते हैं। चलिए आज ये मुद्दा नहीं है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर ये वोट के अधिकार को हमारा डिजिटली कर दे तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास आज गूगल पे अकाउंट है, प्रत्येक व्यक्ति पेटीएम का प्रयोग करता है। उसके पेटीएम के पैसे दूसरा व्यक्ति नहीं निकाल सकता उसके ओटीपी के बगैर। तो फिर ये वोट का अधिकार भी ओटीपी के साथ जुड़ जाए तो हमारे सबके लिए बढ़िया हो जाए। गरीब आदमी तो वोट डालने जाता है, लेकिन 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं। सुनिए चला जाता है। बीजेपी के इस बार के मैनिफेस्टो में सुनिए तो इस बार के मैनिफेस्टो में 1 नेशन 1 इलेक्शन पर काम करने की बात है। क्या पता आपकी बात सच हो जाए। ऐसा भी 10 साल हो गए, ये जुमलों की पार्टी है। 2014 में इन्होंने जुमले दिए, 2019 में चौकीदार बन गए और अब गारंटी की बात कर रहे हैं। उनका अपना एक नारा नहीं रहा। अपनी जुमले में टिकते तो जनता विश्वास करती, जुमले से बदल के चौकीदार। पुलवामा का अटैक हुआ, ये कहते हैं हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। आज तक पुलवामा में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, कैसे आया, कोई बताएगा क्या? उनके मुंह में दही जम जाता है बताने के टाइम में। कोई व्हाइट पेपर जारी करे जिसमें जनता को पता लगे कि अटैक कैसे हुआ था। ठीक लौटूंगी आपके पास। हांडा जी कुछ कहना चाह रही है बहुत देर से। हांडा जी जल्दी से अपनी बात रखिए। जी हाँ, मैं कमल वर्धावन जी को कहूंगी कि ये भाजपा के प्रवक्ता ज्यादा लगते हैं, पत्रकार कम लगते हैं। क्योंकि ये कहते हैं कि कोई भी बात करनी चाहिए तथ्यों के साथ करनी चाहिए। आपको 4 तथ्य दिखा दिए। चंडीगढ़ मेयर के चुनाव आपने भी देखे होंगे। और एक बात और बताना चाहूंगी, 5 राज्यों में चुनाव हुए थे। हमारा वोट प्रतिशत कितना था? 4 करोड़ 90 लाख। बीजेपी का 4 करोड़ 80 लाख। और कैसे वो जीत गई, ये एक बात का जवाब आप मुझे दें। दूसरी बात ये कहूंगी मैं, आप कहते हैं कि नेतृत्व हमारा कैसा है? हमारा नेतृत्व एजुकेटेड है, तड़ी पार नहीं है, अनपढ़ नहीं है। राकेश शर्मा जी आप भी सुन लीजिए और कमल वर्धावन जी आप भी सुन लीजिए। दूसरी सरकारें कौन गिराता है? बीजेपी गिराती, ईडी सीबीआई आईटी का दुरुपयोग करके। ठीक है। और मैं कुछ कहना चाहूंगी कि ये जो सलाह दे रहे थे हमें कि इन पर विचार करना चाहिए विपक्ष को, तो मैं बड़े अनुरोध के साथ और बड़े विद ड्यू रिगार्ड्स टू मिस्टर कमल वर्धावन ऐसे कि आप ये सलाह जाके मोदी जी को क्यों नहीं देते? देखिए जरा क्या हश्र होता है आपका। दीजिए ना उनको भी जाकर सलाह जो आप यहाँ पर आप टीवी चैनल पर बैठकर दे रहे हैं। दूसरी बात, पोर्टल का मिस यूज इन्होंने किया है सिर्फ अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। आम जो भोले भाले किसान थे उनको कुछ नहीं मिला, चाहे वो बाढ़ पीड़ित थे या कुछ भी था। कैसे इन्होंने 7 लेयर बैरिकेडिंग करी, किसानों को मारा, कुचला, गोलियां चलाई, छर्रे चलाए, ड्रोन का मिस यूज किया, पहलवान बेटियों को रौंदा गया। उनके लिए इनके पास कुछ जवाब नहीं होगा। और ये जो कहते हैं हरियाणा हिमाचल में जीत गए, तो मैं इनको बताना चाहूंगा उनके लिए गुजरात ज्यादा इंपॉर्टेंट था। गुजरात में ज्यादा सीटें हैं, इसीलिए दोनों भागे, तड़ी पार भी और उनकी आशा भी। और वहां पर जाकर क्या बोला उन्होंने, आपको ये भी बता दूं, आपकी नॉलेज में ला दूं, कमल वर्धावन जी और राकेश शर्मा जी की भी नॉलेज में ला दूं। वहां पर जाके कहते हैं 2002 को याद कर लो, हमें वोट देना, हमें वोट देना। लेकिन ये भी एक बात बता दूंगी, अब गुजरात में भी बगावत की लपटें उठने लगी हैं, लोग आपकी खिलाफत करने लगे हैं। अब जाने का टाइम आ गया, अब फकीर को अपना झोला उठाकर जाने का वक्त आ गया है, ये आपको बता दूं मैं। पहली बात, हाँ, अगर आपने चंडीगढ़ मेयर की तर्ज पर चुनाव करे और जैसे भिंड में हुआ, केरला में हुआ और पीलीभीत में हुआ, फिर तो आप 5 से 43 के आप 600 पार भी कर सकते हैं।
लेकिन बेईमानी से चली हुई चीज बहुत देर तक नहीं चलती, ये भी याद रखिए। हर चीज की एक हद होती है। आपने सारी हदें पार कर ली, भ्रष्टाचार की, बेईमानी की, देश को लूटने की, आपने कोई हद नहीं छोड़ी, आपने लूट लिया देश को। कहते थे ना, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। चाइना ने 30 हमारे गाँव को अपना नाम दे दिया। हमारे वो सोनम वांगचुक जी महान वैज्ञानिक लद्दाख से, वो 20 दिन तक जो है बैठे रहे अनशन पर। राजनाथ सिंह जी को आए गए 20 दिन बाद। ये भी नहीं कि हफ्ते बाद चले आते, थोड़ा रहम कर लेते कि महान वैज्ञानिक है वो कहते हैं हमारे चरवाहों को नहीं जाने दिया जा रहा। ठीक है हांडा जी, ठीक है, समय की कमी। जी 5 सेकंड जो 5 सेकंड जी। और ये कहते हैं पाकिस्तान के लिए जो कहते हैं, जिसके लिए गाजी कहते हैं कि घर में घुसकर मारेंगे। घर में घुसकर इन्होंने मारा तो नहीं है मोदी जी ने, लेकिन घर में घुसकर बिरयानी खाने जरूर गए हैं बिन बुलाए मेहमान। ठीक है कमल जी जवाब दीजिए हांडा जी की बातों का। हांडा जी, पहली बात सुनना, पहले तो आप अपने जो भी आपके चंडीगढ़ के साथी हैं मेरे बारे में पूछना और आपके आकाओं से भी पूछना कि कमल विधावन कौन शख्सियत है। दूसरी बात, आपका जवाब दे दूं कि मेरे लिए कोई धर्म नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ और पत्रकारिता पिछले 25 साल से करता आ रहा हूँ। और आपके वो बीच में नहीं बोले थे हांडा जी, आपके सर्टिफिकेट की कमल विधावन को जरूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, रही बात मुद्दों की, मुद्दों के लिए अगर आप विपक्ष अगर बेवजह कोई ऐसी चीजें कहेगा तो तथ्यों के आधार पर कहे, तो उसी की तो लेके हम बात कर रहे हैं। क्या आप लोग बिना तथ्यों से बात करना चाहते हो? क्या आप ये बता दीजिए कि क्या आप बिना तथ्यों से बात करना चाहते हो? तथ्य तो होने चाहिए ना किसी भी चीज के लिए। आप अगर अपने सत्ता पक्ष को आप किसी भी बात पे घेरना चाहते हैं तो फैक्ट लेके आप आते हो ना, तभी तो आप सत्ता पक्ष के लोगों को अपनी बात रख पाते हो। तो निश्चित तौर पर होमवर्क करना चाहिए, आप लोग अच्छा करते हो। लेकिन रही बात मेरी, मैं जो जिस प्रकार से काम कर रहा हूं और बड़े बेहतर तरीके से कर रहा हूं, आपके आकाओं से पूछना और आपके चंडीगढ़ के जो साथी हैं उनसे पूछ लेना। लेकिन आज मुद्दा चुनाव का है और चुनाव को लेकर ही बात हो तो बेहतर है, क्योंकि विषय भड़कते हैं और विषय भड़कने नहीं चाहिए। आप बड़े सीनियर लोग हो, आप लोग पैनल में आते रहते हो, पहले भी मेरे साथ आप लोग पैनल में रहे हो। लेकिन विषय जब भटकते हैं तो कोई नतीजा उसका नहीं निकल पाता। आज विषय चुनाव का है, चुनाव का पर्व है और पर्व का पहला चरण है। और पहले चरण में किस प्रकार से जो हिंसा हुई है उसका जवाब निश्चित तौर पर सरकारें या फिर इलेक्शन कमीशन देगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सवाल उठता है कि विपक्ष की क्या भूमिका है, बहुत से राजनीति का हस्तक्षेप रहते हैं। क्या कमल हांडा जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि राजनीति इस चीजों में नहीं होती? तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें हैं, इस पर सभी पार्टियों को ध्यान देना चाहिए, मेरा आग्रह है। और ऐसी घटनाएं अगले जो 6 चरण बचे हैं वहां ना हो, ऐसी कामना करनी चाहिए और सद्बुद्धि सबको दे और अपने वोट का अधिकार तमाम लोग करें, ऐसी मैं कामना करता हूं। और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी बनती है कि बड़े सभ्य तरीके से सब लोगों को ऐसा एक माहौल मिले कि वो अपने मत का इस्तेमाल कर सके। तो बहुत सी बातें हैं, लेकिन आज विषय चुनाव का है और मुझे लगता है कि सभी साथियों को चुनाव के मद्देनजर ही अपनी बात रखनी चाहिए। बिल्कुल, पार्टियों को भी ज्ञान मंथन करने की इसमें जरूर आवश्यकता है। कमल, ठीक है, हमारे साथ राकेश जी आप बने हुए हैं। राकेश जी, फाइनल कमेंट पूरी डिबेट पे जाऊंगी क्योंकि समय की भी थोड़ा सा कमी हो रही है। राकेश जी आप म्यूट हैं, शायद आपकी आवाज नहीं आ रही है। ज्योति जी, जो आज डिबेट का विषय था वो यही था कि मतदान बढ़ना चाहिए और निश्चित तौर पर बढ़ना चाहिए। और ये बात ठीक है कि आप गलत विषयों को उठाएंगे, अपनी कमजोरियों को ठीक करने की बजाय अगर विषय गलत उठाएंगे तो बार बार आपको यही चीजें सुननी पड़ेंगी। अपने घर में झांकना चाहिए कि हमारे यहाँ कमजोरियां क्या हैं, हम कैसे उनको ठीक करें, क्योंकि जब आप अपने घर को ही ठीक नहीं करोगे तो राष्ट्र को मजबूत कैसे करोगे। एक बार जरा झांकिए ना अपने इतिहास के अंदर कि आपका इतिहास कैसा है। आपका काला अध्याय जिसने देश को पता नहीं कितनी बार तरफदार किया, आपने परोस दिया चीन को परोस कर दे दिया सब कुछ। आपने क्या क्या नहीं किया। अरे हम युद्ध के मैदान में जीत रहे थे और हम टेबल पर हम हार गए। आप इतिहास पढ़ के आइए और जो विषय है विषय पर बोलिए। और दूसरा विषय है आपने तड़ीपार जैसा विषय दिया, तड़ीपार की बात करते तो फिर बाल डांसर की बात आएगी। आपने क्या किया? हमारी नायिका ने इंदिरा गांधी जी ने क्या किया आपने देश में बीजेपी कांग्रेस की बात जब भी मैं जाती हूँ या फिर ये लोग आपस में ही इतना उलझे रहते हैं कि समझ ही नहीं आता तीसरा आदमी क्या बोल रहा है। एक एक करके रखिए। राकेश जी को बात पूरी करने दीजिए। हांडा जी आपको समय दूंगी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा।
आज पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आज उत्साह है। आज देश ऐसे ही 5वीं उत्साह कितना है, उत्साह का परिणाम देखने के लिए अभी थोड़ा सा समय का इंतजार हमें करना होगा। ठीक है, समय आएगा, देखिए 400 पार भी आएगी पार्टी। बिल्कुल, अभी थोड़ा सा समय बाकी है, ये जनता के हाथ में फिलहाल एक चरण निकल गया है। आधार पर जाएंगे। जो बदलाव देश के अंदर आया है, जो युवाओं के लिए काम हुए, जो जनधन के खाते खुले, जो किसान के लिए किसान सम्मान निधि दी है, जो एयरपोर्ट का जाल बिछाया है, जो सड़कों का जाल बिछाया है। लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है, आज उत्तराखंड में जो 12 केंद्रों में मतदान नहीं हुए ना, उसमें से ज्यादातर केंद्रों में इसलिए नहीं हुए हैं कि लोग सड़कों के लिए परेशान थे। उन चीजों पर ध्यान भी रखा जाएगा। सड़कों के लिए परेशान है, ऐसा नहीं है कि आप देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करेंगे, देश के गृह मंत्री को अपमानित करेंगे तो प्रश्न तो आप पर भी उठेगा ना। कल कोई आपसे भी पूछेगा कि कौन बाल डांस पर है, क्या जवाब देंगे आप? चलिए फाइनल कमेंट। विराजमान हुए। ठीक है, ओंकार सिंह जी फाइनल कमेंट अपना दीजिए। दोनों का ऑडियो डाउन कीजिए, एक दूसरे से लड़ाइए। 3 तलाक खत्म हमने किया। ओंकार सिंह जी फाइनल कमेंट दे रहे हैं, ओंकार सिंह जी फाइनल कमेंट दे रहे हैं। कैसी बात करते हो? आपके घर को कमजोरी है, आपके बहन भाइयों का झगड़ा है। ओंकार सिंह जी फाइनल कमेंट दे रहे हैं, बस सुन लीजिए। आप समझते क्यों नहीं है? एक बार सुन लीजिए, ओंकार सिंह जी बोल रहे हैं, इन दोनों का ऑडियो प्लीज डाउन हरियाणा में आपका संगठन नहीं है, आपके जिले के अध्यक्ष नहीं है, आपकी किसी को भी कोई घोषणा नहीं है। मोदी की गारंटी तो सब्जी मंडी में जो सुप्रीम कोर्ट जेल में प्रस्ताव रखा गया है, दूध वाले देते हैं, गारंटी मीठा निकलेगा, उनका निकलता है, ये वो गारंटी है। लेकिन 400 पार का नारा जो दे रहे हैं, वो 400 पार होंगे या 400 बाहर होंगे, ये जनता बताएगी। तो लोकतंत्र में जनता सुप्रीम होती है, राजा माँ के पेट से पैदा नहीं होता, राजा जनता पैदा करती है। इन लोगों ने तो सब्जी मंडी बना दी है। बिल्कुल बिल्कुल तैयार नहीं है। यह मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा है, कोई 1984 की बात कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है तो लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान हो चुका है, जिसमें मत प्रतिशत जो है अभी आंकना बाकी है। लेकिन बात करें अगर पक्ष विपक्ष की, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर अभी भी जारी है। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।